जो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो बाल अवस्था में बाल विकास की जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की जो लगातार सीरीज जारी है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे परिवार में जुड़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक शानदार सेशन थॉर्नडाइक के बारे में। ये 2-3 यहाँ पे सेशन है, जैसे पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत और जो इनका परिचय है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक के कौन मनोवैज्ञानिक? थॉर्नडाइक जो है तो यह एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये कौन है? ये पहले पशु मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पशु मनोवैज्ञानिक है? तो वह है थॉर्नडाइक। ठीक है, और ये जो है तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी है। कौन है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। तो आप यहाँ पे आपको जो है तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक, और ये इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, और ये जो है तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि थॉर्नडाइक जो है तो यह मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिया है? तो मनोविज्ञान में जो तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी किसी भी विषय को या किसी भी कार्य को जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम का मतलब सीखना होता है। तो जो अधिगम यानी सीखने का सबसे पहले नियम किसने बनाया है? तो वह बनाया थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी जो एक पुस्तक है वह है IPM बुक। ठीक है, इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है वह है IPM बुक, एजुकेशन फिजियोलॉजी एनिमल। ठीक है, इन्होंने एक किस पर एक पुस्तक लिखी है? तो एनिमल पर, यानी पशुओं पर एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, बुक का क्या नाम है? एजुकेशन फिजियोलॉजी इंटेलिजेंस। ठीक है, जो है तो एजुकेशन फिजियोलॉजी इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। तो निम्न प्रश्न में पूछ भी सकता है कि निम्नलिखित में से एजुकेशन फिजियोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है? तो वह कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक ये है कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? सीखने के सिद्धांत का। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न में आ भी सकता है और ये आया भी है कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सीखने के सिद्धांत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक की मनोविज्ञान सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने अन्य सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक ने इसके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? तो उन्होंने किया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कैसे? जब व्यक्ति या बालक जब कोई भी अधिगम करता है तो वह क्या करता है? प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने के बाद एक भूल होती है, भूल भी होती है प्रयत्न में, फिर भूल होगी, फिर प्रयास करेगा, फिर भूल होगी, फिर प्रयास करेगा, है ना। तो इस प्रकार क्या है? ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी का पर्यायवाची, जैसे भूल का पर्यायवाची क्या हो गया? त्रुटि हो गया, यानी भूल यानी गलती हो गया, त्रुटि यानी गलती, है ना। प्रयत्न यानी प्रयास, यानी अगर बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वह क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, अब उसे क्या है कि अगर जो है तो वह तो साइकिल का चैन नहीं चढ़ा रहा तो वह क्या है? भूल हो जाती है। तो इस प्रकार जो है तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। फिर उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है और अनुक्रिया, जब व्यक्ति के अंदर उद्दीपन होगा किसी भी कार्य के प्रति, अगर उसके मन में आएगा तो वह क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया का मतलब होता है किसी भी क्रिया को करना। ठीक है, अनुक्रिया या व्यवहार करना। संयोजनवाद का सिद्धांत, है ना, संबंधवाद का सिद्धांत। तो इस प्रकार जो ये सिद्धांत है, प्रयत्न भूल, प्रयास त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया, संयोजनवाद और संवादवाद, ये किसके सिद्धांत है? तो यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें
कि जो थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्ली को क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया और जो है तो सामने एक मछली का क्या, मछली जो है मछली रख दी। कौन सी मछली, तो प्रश्न में पूछता है कि थार्नडाइक के द्वारा जो बिल्ली के प्रयोग में कैसी मछली को वहाँ पे भोजन के रूप में रखा था, तो मृत मछली को रखा था। ठीक है, यहाँ पे जो है तो भूखी बिल्ली और मृत मछली, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है इनमें से। तो बिल्ली को क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, वहाँ पे एक जो है तो इस तरह का ये फाटक लगा है, यहाँ पे रस्सी के द्वारा जो है तो जो है यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ। ठीक है, जब और जो मृत मछली को कहाँ रख दिया था, बाहर रख दिया था। तो बिल्ली को चूँकि लगी थी भूख, तो बिल्ली ने जब जैसे ही मछली को देखा, यानी उसके अंदर क्या आया, उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपक कौन हो गया, मछली हो गई। तो मछली जो है तो वह क्या हुई, उद्दीपन। ठीक है, वो उद्दीपन का कार्य किया और जैसे ही उसके मन में क्या आया, उद्दीपन, तो मछली ने क्या, अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ कर दिया, अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है उसके लिए वह चेष्टा करने लगी, प्रयास करने लगी कि वह जो है तो मछली को खा ले और अपनी भूख को मिटा ले। तो इसके लिए क्या कर दिया उसने, उछल कूद करने लगी, है ना, अपने प्रयास से जैसे मतलब वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही, लेकिन वह असफल हो जा रही। ठीक है, लेकिन अचानक ही जब उसका पैर किस में पड़ा, लीवर में पड़ा। तो जब उसका पैर लीवर पे पड़ा तो क्या, वो जो फाटक था, फाटक क्या हो गया, खुल गया। जैसे ही फाटक खुल गया तो जब बिल्ली आई, बिल्ली खाई और बिल्ली को फिर से जो है तो थार्नडाइक जी ने अंदर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से वो मछली वहाँ पे रख दिया। तो जो बिल्ली थी फिर से वही उछल कूद करने लगी। तो 2-4 बार ऐसे उछल कूद करने के बाद जब वो उसको फिर वो समझ में आ गया कि अगर मैं इस लीवर पे पैर रखती है, मतलब उसे यह आभास हुआ कि वो जो है तो लीवर पे पैर रखेगी तो वो फाटक खुल जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार क्या है कि जैसे ही उसके सामने उद्दीपक आ जाता था तो वह क्या करती थी, उसके अनुक्रिया करती थी। उसी प्रकार जैसे ही प्रयत्न करेगी तो प्रयत्न में क्या होगा, भूल होगा। तो जैसे उसने प्रयत्न क्या किया कि खोलने का प्रयत्न किया, है ना, फाटक को, तो वो नहीं खुल पाया। तो उसके पास क्या, उसे भूल हो गई कि वह लीवर पे पैर नहीं रखी। ठीक है, फिर यही हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास क्या किया, बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह त्रुटिवश बाहर नहीं निकल पा रही थी। ठीक है, ये हो गया एक संयोजनवाद। संयोजन का बाद जैसे ही उसने मृत मछली को देखा तो उसमें क्या, वह एक संयोजन स्थापित करना चाहती। ठीक है, उसको खा लेगी तो उसका संयोजन स्थापित हो जाएगा, है ना, संबंधवाद का सिद्धांत। इसी प्रकार जो सिद्धांत है ये थार्नडाइक ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखें अनुक्रियाकर्ता। तो यहाँ पे अगर देखें तो अनुक्रियाकर्ता कौन है, अनुक्रियाकर्ता कौन है, यहाँ पे बिल्ली है। ठीक है, और उद्दीपन क्या है, मृत मछली। तो जैसे ही बिल्ली ने देखा कि वहाँ पे मृत मछली रखी, तो उसने क्या किया, अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। तो अनुक्रिया को हम किससे दर्शाएंगे, आर से, और जो उद्दीपन है उद्दीपन को एस से दर्शाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, एस आर बॉन्ड। ठीक है, इसी सिद्धांत को कहते हैं एस आर बॉन्ड। बात करें आगे यहाँ पे कि अगर प्रयोग के बारे में बात करें तो कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती रही। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो बिल्ली थी, बिल्ली जैसे ही मछली को देखी तो वह क्या करने लगी, क्रियाएं करने लगी, बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। ठीक है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। तो जैसे उसका पैर जो अचानक लीवर पे लगा, लीवर पे लगने के कारण क्या हो गया, उसका जो पिंजरे का दरवाज़ा तो वह खुल गया, जिसके कारण जो बिल्ली थी, बिल्ली ने क्या किया, उस मृत मछली को खा लिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, अपने लक्ष्य को प्राप्त, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था, मृत मछली को खाना। ठीक है, अपनी भूख को मिटाना। फिर अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। इससे क्या होता है कि वह जो बिल्ली थी, जैसे उसके सामने उद्दीपन रख दिया जाता था तो वह अनुक्रिया करके, यानी उसे यह पता चल गया कि अगर मैं लीवर पे पैर रखूँगी तो क्या हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसके सामने उद्दीपन रख दिया जाता था तो वह अनुक्रिया करके अपने लक्ष्य को क्या कर लेती थी, प्राप्त कर लेती। ठीक है, जिससे इस प्रकार जो है तो प्राणी सीख जाता। तो इसे कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसी को कौन सा सिद्धांत कहा है, अनुबंधन का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत कहा है। ठीक है, इसी तरह छोटे बच्चे भी होते हैं कि बार बार सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना, और एक बार फिसले, 2 बार फिसले, लेकिन बार बार प्रयास करने से क्या हो जाता है, जो है तो सफल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसे अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं।
अगर बात करें इसकी कक्षा की उपयोगिता के बारे में, यानी इसको हम कक्षा में कैसे लागू कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। तो हमें बच्चों से क्या करवाना चाहिए, बार बार प्रयास करवाना चाहिए। अगर उनसे कोई भी कार्य अगर नहीं बन रहा, कोई भी विषय नहीं बन रहा, तो उसके लिए क्या उन्हें बार बार बताना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। रास्ता नहीं बदलना बल्कि हमें तरीका बदलना है, ठीक है। अगर बच्चे को हमें यहाँ से स्कूल तक ले जाना है और बगल में अगर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो हम क्या करेंगे, मंजिल नहीं बदलेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है तो हम रास्ते बदल देंगे, उसके लिए क्या तरीके बदलना पड़ेगा। फिर बच्चों को त्रुटि की संभव हो जाती है। देखिए बच्चे जब कोई भी कार्य करेंगे, क्रिया करेंगे, तो हो सकता है गलती हो जाए, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, है ना। लेकिन धीरे धीरे अगर वही प्रयास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर वो सफल हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। तो अगर बच्चों में हम बात करें, अगर बोलने का प्रयास करवाना चाहिए, तो बच्चों में जब हम बोलने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, वे बार बार गलतियाँ करेंगे, त्रुटि करेंगे, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हुए बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उचित ढंग से बोल नहीं पाते। लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ी कॉमेडी के लिए, थोड़ी हंसी के लिए जो है तो बच्चों से बार बार बुलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों से बार बार बुलवाएंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे बोलना अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग भी इंग्लिश अच्छा बोलना सीखें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अनुबंधन का सिद्धांत लाना पड़ेगा, है ना। हमारे मन में अनुक्रिया करना पड़ेगी। तो उद्दीपक हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी हो गई, लेकिन हमने जो कार्य किया वह क्या हो गया, अनुक्रिया। तो यहाँ पे जो है तो अनुक्रिया से हम सीख सकते हैं, ठीक है। बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने 2 मुख्य नियम दिए। पहला है मुख्य नियम जो 3 है, और गौण नियम। गौण नियम जो है तो इन्हीं के उप नियम है, ठीक है। इन्हीं को जो है मुख्य का मतलब होता है जो मेन, ठीक है। और जो गौण नियम है वह 5 दिए, ठीक है। कौन कौन से हैं, चलिए लाइन से देखते हैं। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक जो मुख्य नियम है, यानी लर्निंग लॉ ऑफ थॉर्नडाइक, तो पहला प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसको हम बारी बारी से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम क्या कहता है कि थॉर्नडाइक ने नियम के अनुसार, इस जो थॉर्नडाइक है, इस थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार किसी कार्य को, अगर मान लीजिए किसी काम को बार बार करने, ठीक है, बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल भी जाता है। तो यह कैसा है, अभ्यास का, थॉर्नडाइक के अभ्यास का सिद्धांत है, ठीक है। तो अभ्यास का सिद्धांत, जैसे मान लीजिए आप गणित सीखते हैं, ठीक है। गणित सीखते हैं तो बार बार पढ़ेंगे, उसका सूत्र याद रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह आप भूल जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं गणित लगाता हूँ जब तक, तो गणित पढ़ता हूँ तो मान लीजिए मुझे सूत्र याद रहेगा, है ना। जैसे एक सूत्र होता है, अगर सम निकालने के लिए क्या होता है कि n+1/2 n, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र, तो मैं इसको क्या किया हूँ, याद किया हूँ, बार बार प्रयास किया हूँ याद करने के लिए, तो मुझे याद है। लेकिन इसको ही अगर मैं 2-4 दिन छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, और भूल भी जाता है। तो ये कैसा सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि थॉर्नडाइक की यह नियम हमें यह बताता है कि जब कोई जीव या प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता तो उस कार्य को वह करने में मन नहीं लगता। सीधी सी बात है कि अगर कोई काम करते हैं, अगर कोई भी काम आप करते हैं और काम करने के दौरान अगर आपको वह काम अच्छा लगता है या फिर आप अपने मन पसंद का कार्य करते हैं, तो क्या करेंगे, आप उस कार्य को बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। बच्चों को क्या, जैसे खेलना पसंद है, तो बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, तो खेलते खेलते क्या होता है, वो उस खेल को सीख जाते हैं। लेकिन बच्चों में पढ़ने का मन नहीं लगता, क्या, पढ़ने का मन नहीं लगता। उनको पढ़ने के लिए बैठा दिया जाए तो वह नहीं पढ़ें, क्योंकि उनका मन नहीं लगता, तो वह जो है तो पढ़ाई नहीं कर पाते। इस प्रकार जो है तो कहीं ना कहीं तत्परता का सिद्धांत भी लागू होता है। तत्परता का सिद्धांत कैसे लागू होता है कि अगर उनका खेल में मन लगता है, साइकिल चलाने में मन लगता है ना, सिप्पी गेम खेलने में मन लगता है, तो वह उसको सीख जाते हैं। लेकिन अगर उनको बोल दिया जाए कि जोड़ घटाना सीखो, तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनमें वो तत्पर नहीं है ना, उनमें वो लगनशील नहीं है। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि अगर किसी भी कार्य को करने में अगर तत्परता, आनंद आता है, तो उससे जो वह व्यक्ति है वह उस कार्य को जल्दी सीख जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है कि थॉर्नडाइक का यह नियम हमें क्या बताता है कि जिन कामों को
करने में व्यक्ति को क्या मिलता है, आनंद या संतोष मिलता है, उससे वह बार बार करता है, और जिन कार्यों में असंतोष मिलता है उसे वह नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य को करने में हमें क्या संतोष प्राप्त है, संतोष का मतलब होता है आत्मानुभव, है ना। एक बोलते संतोष का मतलब एक तरह से बोल जाए संतुष्टि, है ना। अगर कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम में हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो हम क्या करेंगे, उसी काम को फिर से करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमारे मन में ठंडक नहीं जा रही है, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। उसी को क्या कहते हैं, प्रभाव का नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, हमने तो थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांत देखे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। वहीं पे अगर बात करें गौण नियम, तो कहता है कौन सा है, बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीनीकरण और सहचर्य। ठीक है, इनको हम क्रमानुसार देखेंगे। ठीक है, बात करें बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम कोई नया काम करना सीखते हैं, तब उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मनोवृत्ति का सिद्धांत, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, इस नियम का मतलब यह है कि जिस काम के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, उसके अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस कार्य को हम नहीं सीख सकते। तो यह नियम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम मतलब जिस भी कार्य को करने के लिए, मान लीजिए अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपके अंदर उस कार्य को करने की मनोवृत्ति नहीं है, या फिर उस काम को करने के लिए लगनशील नहीं है, उस काम में आपका मन नहीं लगता, तो आप क्या करेंगे, उस काम के प्रति आपका जितना मन लगता है, आप उतना ही कार्य सीखते हैं। मान लीजिए आप कोई काम सीख रहे हैं, अगर आपका उस काम में मन नहीं लगता, मान लीजिए आधा मन लगता है, 50%, तो आप उस काम को कितना सीखेंगे, आप 50% ही सीख सकते हैं। ठीक है, यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हम उस कार्य को नहीं करना चाहते, अगर उस काम को, मान लीजिए आप क्या, जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती साइकिल चलाना सिखा रहा है और आप नहीं सीखना चाहते, तो आपका मन नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे, उस काम को आप कितना भी करेंगे, आपको कोई कितना भी सिखाएगा, लेकिन आप नहीं सीख सकते। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, यह मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम आंशिक क्रिया का सिद्धांत क्या कहता है, तो आंशिक क्रिया का सिद्धांत जो है, तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ, इसे पार्शियल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इस नियम का अनुसरण करके हम जिस काम को करना चाहते हैं, उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। ठीक है, इस नियम का क्या, आंशिक का मतलब कहता है छोटे छोटे भागों में बांटना। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे हिंदी का सिलेबस याद कर रहे हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक, समास, संज्ञा और संधि। तो आप क्या करेंगे, उसको एक ही बार में तो नहीं सीख सकते। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आप छोटे छोटे भागों में उसे बांट लेंगे। पहले संधि सीखेंगे, फिर काल सीखेंगे, समास सीखेंगे, फिर विच्छेद सीखेंगे। इस प्रकार क्या करेंगे, आपका जो कार्य होगा वह सरल बनेगा, सुविधाजनक बनेगा और सुस्पष्ट बनेगा। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, यह कौन सा सिद्धांत है, आंशिक क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, आत्मीयकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है, तो वह अपने पूर्व के अनुभवों, प्रयत्नों व स्मरण करता है और उनमें तुलना करता है। ठीक है, उनके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो क्या करता है, आत्मीयकरण का मतलब, जैसे आपने कोई कार्य सीखा, ठीक है, आपने उस कार्य को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया। ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो उस समय कौन कौन सी समस्या आती थी कि आपको साइकिल की चैन उतर गई, हवा भरना है, ठीक है, उसके जो है तो ट्यूब निकालना है, अगर ख़राब हो गई तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके सामने वो समस्या आएगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए साइकिल की चैन उतर गई, तो आप वहाँ पे आपको ध्यान आ जाएगा, पूर्व ज्ञान के जो है तो स्मरण हो जाएगा कि हाँ, साइकिल की अगर चैन उतरती है तो हम क्या करेंगे, उसको चढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर साइकिल की हवा नहीं है तो अब हम उसमें हवा भरेंगे। तो ये किया क्या, पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञानों के आधार पर जो है तो हम उस जो समस्या आई है, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आत्मीयकरण का सिद्धांत। ठीक है, बात करें यहाँ पे सहचर परिवर्तन का सिद्धांत, तो यह क्या कहता है कि अधिगम के गौण नियम का यह अंतिम और कौन सा नियम है, 5वां नियम है। ठीक है,
सहचर परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। सहचर का मतलब क्या होता है? आवश्यकता के अनुरूप ज्ञान का उपयोग करना। जैसे मान लीजिए आप डीजे बजाना सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने डीजे बजाना सीखा तो जब आपने प्रयास किया कि डीजे बजाने के लिए हमें पहले लीड खोजना पड़ता है ना, लीड को खोजने के बाद हमें म्यूजिक सेटिंग करना पड़ता है। तो जब आपके सामने वो समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे? उस पूर्व ज्ञान के आधार पर उस समस्या का समाधान कर लेंगे। मान लीजिए आपको 2000 की बुकिंग मिल जाएगी, डीजे बजाने जाना है, ठीक है। अब जब आपको डीजे बजाना जाना है तो आपने तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर वहाँ पे गए। जैसे अब आपको बोलेगा कि आप सेटिंग कीजिए, तो आप क्या करें? पहले लीड मोबाइल में खोसेंगे, पूरा सेटअप बनाएंगे, म्यूजिक वाला सिस्टम चलाएंगे। तो क्या करेंगे आप? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है उसको सहचर के नियम के तहत आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।